नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि एंजाइम क्या है, एंजाइम के गुणधर्म को पढ़ा। साथ ही साथ हमने उत्प्रेरण के सिद्धांत को पढ़ा, जिसमें माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का अध्ययन किया। अभी इसमें 2 सिद्धांत शेष बचे हुए हैं। पहला अधिशोषण सिद्धांत और दूसरा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो देखिए, अधिशोषण सिद्धांत क्या है। ठोस गैस उत्प्रेरण क्रियाविधियों में ठोस उत्प्रेरक की उपस्थिति में विषमांग उत्प्रेरण की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक फैराडे ने 1833 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अपक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है तथा विषमांगी उत्प्रेरण में गैसीय अभिकारक के अणु ठोस उत्प्रेरक की सतह पर शोषित हो जाते हैं, जिससे ठोस की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषण के लिए अधिक पृष्ठ उपलब्ध होने के कारण अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो हमने ये देखा। अतः इसका निष्कर्ष ये है कि चूर्ण के रूप में या कोलाइडी रूप में उत्प्रेरक अधिक सक्रिय होते हैं। यह सिद्धांत भी उत्प्रेरण की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सका। उसके बाद दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत क्या पढ़ेंगे? आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, ये हमको पढ़ना है। देखिए, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, इस सिद्धांत में माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और अधिशोषण सिद्धांत को शामिल किया गया है। इस सिद्धांत में माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और अधिशोषण सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक अभिकारकों के साथ क्रिया करके बनने वाले अधिशोषक माध्यमिक यौगिक के लिए पृष्ठ सतह प्रदान करता है। माना ए व बी अभिकारक के बीच उत्प्रेरक यक्ष डाला गया। उत्प्रेरक क्या डाला गया? यक्ष। ये क्या है? उत्प्रेरक। और ये क्या है? अभिकारक। ये है आपका अभिकारक और ये है उत्प्रेरक डाला गया। तो क्या होता है? देखिए, A + B उत्प्रेरक क्या हो गया यहाँ पर? यक्ष। उसके बाद देखिए क्या बनेगा? AB। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये बना हमारा। उसके बाद देखिए, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को किसके द्वारा? आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा निम्न पदों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, A व B उत्प्रेरक की सतह पर भौतिक व रासायनिक अधिशोषण माध्यमिक अधिशोषित यौगिक बनाते हैं। पुनः ध्यान दें, A व B उत्प्रेरक की सतह पर
भौतिक रासायनिक अधिशोषण करके माध्यमिक अधिशोषित यौगिक बना लेते हैं। चूँकि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है अतः प्राप्त माध्यमिक अधिशोषित यौगिक का देहली ऊर्जा तल सामान्य से माध्यमिक यौगिक तल से कम होता है। अतः देहली ऊर्जा तल से प्राप्त माध्यमिक यौगिक की देहली ऊर्जा तल का मान सामान्य से कम होता है। अतः A प्लस बी क्या बनाएंगे, ये माध्यमिक यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माध्यमिक यौगिक को बना लेंगे। उसके बाद देखिए ये A प्लस बी पुनः क्रिया करेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यक्स यानी उत्प्रेरक। क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। और क्या होगा? बनेगा यहाँ पर अधिशोषित क्रिया या माध्यमिक यौगिक ये बन जाएगा। यहाँ पर यौगिक ये बनेगा। तो हमने ये देखा। उसके बाद देखिए दूसरा जो बिंदु है, दूसरा बिंदु हम देखते हैं। हमने पहला बिंदु देखा, दूसरा बिंदु है अभिकारक की तुलना में उच्च आंतरिक ऊर्जा। अभिकारक की तुलना में उच्च आंतरिक ऊर्जा के कारण उत्प्रेरक की सतह पर बना अधिशोषित माध्यमिक यौगिक सक्रिय अवस्था में होता है, जो अस्थायी होता है तथा बाद में अस्थायी यौगिक में बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं A प्लस बी, ये क्या मिलेगा, इसमें यक्स मिलेगा, उत्प्रेरक है। ये क्या है? अभिकारक, और ये है उत्प्रेरक। जब ये मिलते हैं तो ये बना लेता है क्या, A बनाएगा। उसके बाद डाट करके ये यक्स है, ये डाट या टूटी रेखा है, ये बना लिया। अब देखिए अंत में पुनः रिएक्शन होता है और बनता है आपका उत्पाद AB। क्या बनेगा? AB बनेगा। साथ ही साथ यक्स हमारा बाहर चला जाएगा। तो हमने इसको देखा। तो हमने देखा कि अधिशोषण सिद्धांत क्या है, उसे पढ़ा। उसके बाद हमने आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार उत्प्रेरण। क्या पढ़ेंगे? अम्ल क्षार उत्प्रेरण। तो प्रश्न उठता है कि अम्ल क्षार उत्प्रेरण क्या है। देखिए विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं जो अम्लों और क्षारों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, अम्ल क्षार उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अम्ल क्षार द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में अम्ल के आयन से मुक्त होने वाला हाइड्रोजन या प्रोटॉन अभिकारक के साथ क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो उपस्थित क्षार को क्या करता है, प्रोटॉन देकर उत्पाद में बदल जाता है। जैसे RCOO प्लस HOH, यह क्रिया अम्लीय माध्यम में होगी। अम्ल का एक H क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। अब क्या होगा, RCOOH प्लस ROH को बना लेंगे। क्या बनाएंगे? RCOOH प्लस ROH को बना लेंगे। उसी प्रकार देखिए C12H22OH क्या होगा, यहाँ पे O11 होगा प्लस HOH ये हो गया। अब ये भी अम्लीय माध्यम में हो रहा है, तो क्या बनेगा, C6H12O6
C6H12O6 ये बना लेगा। तो हमने इसको देखा। ये अम्ल क्षार उत्प्रेरण अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अम्ल क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाएं जो होती हैं, अम्ल क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है विशिष्ट प्रोटॉन उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। पहला है आपका विशिष्ट प्रोटॉन उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। विशिष्ट प्रोटॉन उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। अब देखिए ये क्या होती है अभिक्रियाएं। इसमें आप कहेंगे वे अभिक्रियाएं जो केवल प्रोटॉन या हाइड्रोजन प्लस के द्वारा ही उत्प्रेरित होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो केवल प्रोटॉन अर्थात H+ के द्वारा ही उत्प्रेरित होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें विशिष्ट प्रोटॉन उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एस्टर का जल अपघटन। दूसरा है सामान्य उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। तो कहेंगे आप सामान्य उत्प्रेरित अभिक्रियाएं। तो देखिए ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आप कहेंगे वे अभिक्रियाएं जो सभी अम्लों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। क्या होती हैं? उत्प्रेरित होती हैं। उन्हें ही हम समान अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे NH4+ ये हो गया आपका। उसके बाद हो गया H3O+ आदि अभिक्रियाएं। तो अभी तक हमने पढ़ा अम्ल क्षार उत्प्रेरण। अब हम पढ़ेंगे चयनात्मक उत्प्रेरण सेलेक्टिव कैटालिसिस। प्रश्न उठता है चयनात्मक उत्प्रेरण क्या है? धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेटों को जियोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलाइट कहते हैं। धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेटों को जियोलाइट कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है Al O2x होता है। यहाँ पर देखिए ये आप कर देंगे x। उसके बाद होगा आपका SiO2 यहाँ पर कर देंगे आप क्या y। और MH2O क्या होगा? MH2O। पुनः ध्यान दें AlO2x SiO2y और MH2O ये आपका क्या है? जियोलाइट है। यहाँ पर N धातु आयन पर आवेश है। प्रश्न उठता है कि N कहाँ होता है? इसे हम किससे डिनोट किए हैं? यहाँ पर हमने डिनोट किया है कि चाहे N रहे या M रहे, चाहे ये चीज़ लिखें और या आप N कर दीजिए। तो यहाँ पर N या M जो भी है वह क्या है? धातु आयन पर आवेश है। जियोलाइट में M धनायन होते हैं। धातुलाइट में M क्या होते हैं? धनायन होते हैं। जैसे Na+, उसके बाद K+, Ca+, Mg+ आदि। तो हमने ये देखा। आप कहेंगे जियोलाइट को गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है। जियोलाइट को गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। जब जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो इसमें छिद्र हो जाता है या छिद्र अथवा गुहिकाओं का
निर्माण हो जाता है। जब जियोलाइट में से जल के अणु बाहर चले जाएंगे तो उसमें छिद्रों का निर्माण या गुहिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो जाती है या दिखाई पड़ती है। जिसके परिणाम स्वरूप इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई पड़ती है, जिसका आकार बहुत छोटा होता है, जैसे 2.60 एंगस्ट्रॉम से हो गया आपका 740 या 7, ये आपका इतने आकार का होता है। ये इसका छिद्र इतने आकार का होता है। इन छिद्रों को यदि आपको ये नंबर न याद रहे तो आप कह देंगे, इन छिद्रों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। इन छिद्रों के कारण अणुओं का अधिशोषण किया जा सकता है। इन छिद्रों के कारण अणुओं का अधिशोषण किया जा सकता है। इन छोटे आकार के अणु इसमें से छोटे आकार के अणु आसानी से बाहर निकल जाते हैं, किंतु बड़े आकार के अणु इन छिद्रों में फंस जाते हैं और बाहर नहीं जा पाते हैं। पुनः ध्यान दें, इसमें से छोटे आकार के अणु बाहर निकल जाते हैं, किंतु बड़े आकार के अणु इन छिद्रों में फंस जाते हैं और बाहर नहीं जा पाते। इस प्रक्रिया को चयनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ पर जिसके द्वारा उत्प्रेरण किया जाता है उसे जियोलाइट कहते हैं। तो इन्हें हम संक्षेप में पुनः समझते हैं। एक क्या होगा आपके पास, एक जियोलाइट होगा। प्रश्न है जियोलाइट क्या है, तो ये एल्यूमिनोसिलिकेटों के क्या होते हैं, एल्यूमिनोसिलिकेटों से बने होते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या है, AlO2 X SiO2 Y NH2O। यहाँ पर यम क्या है, मेटल, मतलब ये धातुओं को दर्शाता है, जैसे Na, K, Ca, Mg आदि। तो आप कहेंगे जब जियोलाइट को गर्म करते हैं तो उसमें से जल के अणु बाहर चले जाते हैं, जल का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके कारण इसमें गुहिकाओं अथवा छिद्रों का निर्माण हो जाता है, जिसे देखने पर इसकी रचना मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई पड़ती है। इसमें छिद्रों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। इन छिद्रों के द्वारा ही अणुओं का अधिशोषण किया जा सकता है। इन छिद्रों या इसमें से बड़े आकार के अणु फंस जाते हैं। इसमें से बड़े आकार के अणु जो होते हैं वो फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, जबकि छोटे आकार के अणु नहीं फंस पाते हैं और आसानी से बाहर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही चयनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चयनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। तो हमने इसको पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जिगलर नाटा उत्प्रेरक। क्या पढ़ेंगे, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो प्रश्न उठता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है। दो वैज्ञानिक थे, एक थे कार्ल जिगलर। ये जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का, जर्मनी। कार्ल जिगलर ये जर्मनी का रहने वाला था। दूसरा है जी नाटा, ये इम्पीरिया के रहने वाले हैं। कहाँ के, कार्ल जिगलर जर्मनी के रहने वाले और जी नाटा इम्पीरिया के रहने वाले हैं।
ये दोनों ने क्या किया, इन दोनों वैज्ञानिकों ने धातु उत्प्रेरक का आविष्कार किया या बनाया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने धातु उत्प्रेरक को बनाया, जिसमें दो धातुओं को लिया। क्या लिया, देखिए C2H5 3Al इसको लिया, और ये पहली धातु थी। और दूसरी धातु को लिया इन्होंने TiCl4, तो इसको लिया। इसका नाम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और ये है ट्राईएथाइल। इसका नाम क्या है, ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम ये है। इसका नाम क्या है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो ये है आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये हमने देखा। तो कार्ल जिगलर और जी नाटा ने इन दोनों धातु को इकट्ठा किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बना, एक उत्प्रेरक बना, जिसे हम जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। इन उत्प्रेरक का उपयोग बहुलक में जो हम पॉलीथीन बनाते हैं, HDP और LDP, उनके बनाने में किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, आज के दिन हमने पढ़ा चयनात्मक उत्प्रेरण, और इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि अम्ल क्षार उत्प्रेरित अभिक्रियाएं क्या हैं। अधिशोषण सिद्धांत पढ़ा हमने, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत पढ़ा, और बाद में हमने पढ़ा जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।